So, very good morning to all of you. We are planning to start 3D today. तो थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री में जो फर्स्ट लेक्चर होगा उसमें बेसिकली हमारा जो टास्क होगा, टारगेट होगा, वो होना चाहिए टू डेवलप एंड टू अंडरस्टैंड the three-dimensional visualization and try to see the elementary difference between the plane geometry and three-dimensional geometry. ये तो आप समझते ही हो कि जो प्लेन ज्योमेट्री थी वहीं से एक्सटेंड हो करके थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री फॉर्म हुई. इनफैक्ट पूरा मैथमेटिक्स का जो डेवलपमेंट है वो एक तरह से स्ट्रेचिंग जैसा है कि चीजें जो है कुछ बातें कंसीव करी गई पॉस्टुलेट से और फिर जैसे जैसे नीड बनती गई उन्हीं पॉस्टुलेट्स को डेवलप करते गए तो एक्सटेंशन होता गया. इसीलिए एक बात फंडामेंटल रही हमेशा कि जो एग्जिस्टिंग लॉज हैं, जो एग्जिस्टिंग इंफॉर्मेशन है उसको छेड़ा नहीं गया है, वो चीजें वैसे ही हैं और उसमें एड ऑन होता चला गया है. तो कोई भी नया कॉन्सेप्ट आप पढ़ते हैं, जैसे कि कॉम्प्लेक्स नंबर्स का सेट आपने पढ़ा, तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर का सबसेट है रियल नंबर सेट. तो रियल नंबर के जो लॉज ऑलरेडी थे वो कॉम्प्लेक्स नंबर में एज सच कैरी हुए. तो ऐसे ही कुछ 3D एक्सटेंशन भी है. तो अभी थोड़ी देर में आपको समझ में आ जाएगा. तो सबसे पहले हम लोग क्या करने जा रहे हैं, बिफोर द थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री came into existence, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्रिकल स्पेस का आइडिया तो ऑलरेडी था, यूक्लिड ने उसको कंसीव किया हुआ था. तो हम सबसे पहले यूक्लिडियन फैक्ट्स पढ़ेंगे 3D स्पेस के, 3D ज्योमेट्री के, और उसी से आगे कंटिन्यू करेंगे, कोऑर्डिनेट फ्रेम में जाएंगे. तो सबसे पहला पॉइंट आप लिखेंगे सम यूक्लिडियन फैक्ट्स ऑफ थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री. ठीक है, अब ये सारे लिखते जाएंगे और उसको समझते जाएंगे. ओके, थोड़ा सा थ्योरेटिकल होगा बट आई एश्योर यू कि उसके बाद आपका जो परसीव करने का तरीका वो काफी अच्छा हो जाएगा. सो सम फैक्ट ऑफ सॉलिड यूक्लिडियन ज्योमेट्री या यूक्लिडियन सॉलिड ज्योमेट्री या 3D ज्योमेट्री क्या क्या है. तो पहला पॉइंट, टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर ऑलवेज कोप्लेनर. ये यूक्लिड ने बोला कि अगर दो लाइन इंटरसेक्टिंग है तो वो हमेशा कोप्लेनर होंगी. And one and only one plane can be drawn through these intersecting lines in the space. ऑब्वियस सी बात है, जैसे AB एक लाइन है और AC एक लाइन है, ये दोनों लाइन A पॉइंट कॉमन है दोनों का, मतलब दोनों इंटरसेक्टिंग है. तो ABC ट्रायंगल हो जाएगा और ABC ट्रायंगल का जो प्लेन होगा यूनिक प्लेन है. तो ये जो शीट हमने ड्रॉ करी है, ये कलर्ड शीट जो आपको दिख रही है, ये ABC ट्रायंगल का प्लेन है. तो AB और AC को कंटेन करने वाली लाइन का प्लेन है. दूसरा पॉइंट, ये वेक्टर्स में आपने थोड़ा बहुत फील ले लिया है इसका, तो इसलिए आपको समझने में बहुत आसानी होगी. दूसरा, वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. अगर तीन पॉइंट हैं वो कोलिनियर नहीं है, ठीक है, एक ही स्ट्रेट लाइन में नहीं, क्योंकि अगर तीन पॉइंट एक ही स्ट्रेट लाइन में है तो उस स्ट्रेट लाइन से पास करता हो, जैसे मान लो AB लाइन है और इसी AB लाइन पर तीन पॉइंट अगर है, C भी इसी पर है, तो ABC एक ही लाइन पे आ गए. तो उसी AB लाइन के अबाउट अगर इस प्लेन को रोटेट कर दो तो ABC तीनों से पास करते हुए इन्फिनिट प्लेन होंगे, है ना. बट अगर ABC नॉन कोलिनियर है तो A, B और C से पास करने वाला ट्रायंगल का एक यूनिक प्लेन होगा. तो ये बात भी क्लियर समझ में आ रही है. ऐसा PQR तीन पॉइंट है तो PQR ट्रायंगल का एक यूनिक प्लेन होगा. तो वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन फ्रॉम थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट्स. तीसरा, वन एंड ओनली वन प्लेन कैन बी ड्रॉन थ्रू अ गिवन लाइन एंड अ पॉइंट दैट इज नॉट लाइंग ऑन द लाइन. ऑब्वियस सी बात है कि PQ लाइन है तो PQ लाइन से पास करने वाला तो इन्फिनाइट प्लेन है, क्योंकि PQ के अबाउट या PQ के अबाउट इस प्लेन को रोटेट कर दो, PQ के से हमेशा पास करेगा. बट अगर PQ लाइन से पास करने वाला इन्फिनिट प्लेन है तो उसमें से एक यूनिक प्लेन ही होगा जो R से भी पास करेगा. अगर R PQ पे नहीं है तो, अगर R PQ पर ही है तब इन्फिनिट प्लेन होंगे. ये भी क्लियर है.
चौथा, यही बात है ना, ए बी से पास करने वाली लाइन है और पी से भी पास करना है, तो ए बी से पास करने वाला प्लेन अगर पी से भी पास करा तो यूनिक होगा। टू पैरेलल लाइन इन स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर। अगर स्पेस में दो पैरेलल लाइन है तो हमेशा एक ही प्लेन में होंगी, ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात है, क्योंकि पी पॉइंट से ए बी के पैरेलल एक यूनिक लाइन ही ड्रॉ कर सकते हैं और इन दोनों का प्लेन सेम होगा। बट यही बात है कि टू पैरेलल लाइन इन स्पेस आर ऑलवेज कोप्लेनर, ये तो आपने ठीक कर दिया। बट अगर स्पेस में दो लाइंस हैं, इसका मतलब है कि पहले बात, प्लेन में हमारे पास दो लाइन होती है तो क्या केसेस होते हैं, या तो दोनों लाइन पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल नहीं होगी तो इंटरसेक्टिंग होंगी। तो प्लेन में दो ही चॉइस होती है, आइदर द टू लाइंस आर पैरेलल, इफ नॉट पैरेलल दे विल इंटरसेक्ट समवेयर। बट ऐसा स्पेस में नहीं होता, थ्री डायमेंशनल स्पेस में ये बात नहीं है। टू स्ट्रेट लाइन इन स्पेस कैन बी ओरिएंटेड इन थ्री डिफरेंट वेज। तो स्पेस में दो लाइंस अगर होंगी तो तीन डिफरेंट तरीके से ओरिएंट हो सकती हैं। क्या क्या? या तो पैरेलल होंगी, अगर पैरेलल होंगी तो जैसा हमने बोला अभी, पैरेलल है तो कोप्लेनर है, मतलब पैरेलल है तो एक ही प्लेन में। और अगर एक ही प्लेन में है, पैरेलल है तो इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं, लेकिन अगर एक ही प्लेन में नॉन पैरेलल है तो डेफिनेटली इंटरसेक्ट करेंगी, तो कोप्लेनर होंगी, इंटरसेक्टिंग होंगी, जैसे ये वाला केस है ना। तो पहला पैरेलल कोप्लेनर, दूसरा इंटरसेक्टिंग कोप्लेनर, मतलब नॉन पैरेलल कोप्लेनर। तो नॉन पैरेलल कोप्लेनर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग, नॉन पैरेलल कोप्लेनर का मतलब होता है इंटरसेक्टिंग। तो ये दोनों केसेस जो आपने लिखे, ये कौन से केसेस हैं? पैरेलल एज वेल एज नॉन पैरेलल बट कोप्लेनर, ये दोनों कोप्लेनर के केसेस हैं। एक में नॉन इंटरसेक्टिंग होगा और दूसरे में इंटरसेक्टिंग होगा। तो प्लेन में मैंने बताया था दो ही केस होते हैं, या तो नॉन इंटरसेक्टिंग दैट इज पैरेलल, इंटरसेक्टिंग मतलब नॉन पैरेलल। बट इसके अलावा एक तीसरा केस भी होगा, बट प्लेन से बाहर जाना पड़ेगा स्पेस में। तीसरा केस क्या होगा? नाइदर पैरेलल नॉर इंटरसेक्टिंग, उसी को हम स्क्यू लाइंस बोलते हैं। तो स्क्यू लाइन को अगर मैं विजुलाइज करने के लिए आपको बोलूं तो कुछ ऐसे आप विजुलाइज करना, एक लाइन ऐसे है और एक लाइन ऐसे ऐसे। अब ये दोनों लाइन एक ही प्लेन में देखोगे तब तो इंटरसेक्टिंग नजर आएंगी, बट मान लो इनके प्लेन्स डिफरेंट है और इनके बीच एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है ये। अब समझो कि ये जो लाइन मैंने ड्रॉ करी है, ये एंगल 90 है और ये एंगल भी 90 है, ये समझना। तो ये दोनों, ये जो लाइन है ना जिसको हम ए बी बोल रहे हैं, ये ए बी लाइन परपेंडिकुलर टू L1 भी है और L2 भी है, ठीक है। कुछ ऐसे समझ सकते हो कि एक लाइन हो और उस लाइन के परपेंडिकुलर, मतलब उसी लाइन के जस्ट ऊपर से एक डिफरेंट डायरेक्शन में एक लाइन जा रही हो। जैसे कि आपने कभी टावर्स देखे हैं, इलेक्ट्रिकल टावर्स, तो इलेक्ट्रिकल टावर्स के थ्रू वायर जा रहा होता है और उसी टावर के बेस से एक और लाइन ड्रॉ कर दो जो वायर के पैरेलल ना हो, वायर से कुछ एंगल पे हो। तो ये दोनों, जो एक तो जमीन पर, एक तो फ्लोर पे, एक ग्राउंड पे एक लाइन है और एक आसमान में वायर जा रहा है, ये दोनों जो है कभी मीट नहीं करेंगे क्योंकि द वायर रनिंग पैरेलल टू द ग्राउंड। बट दीज टू आर पैरेलल भी नहीं हो, पैरेलल नहीं है, उनके बीच में कुछ एंगल है बट वो इंटरसेक्टिंग भी नहीं है, तो इसको बोलते हैं स्क्यू लाइंस, ठीक है। अब ये जो 4-5 पॉइंट मैंने अभी डिस्कस किए, ये सारे पॉइंट सबको क्लियर है? जरा एक बार मुझे बता दो, मतलब इसको आप क्लियर होने का मतलब है थ्री डायमेंशनली इमेजिन कर पा रहे हो कि नहीं, बस सिर्फ मैं ये जानना चाह रहा हूं। थ्री डायमेंशनली उसको विजुलाइज कर पा रहे हो तो से यस। जैसा मैंने आपको बताया था कि सबसे वेक्टर 3D सबसे ज़्यादा स्कोरिंग टॉपिक है, सबसे आसान टॉपिक है मैथमेटिक्स का, लेकिन इसके बावजूद भी बहुत लो परसेंटेज होता है इस पे सही करने का। उसका रीज़न ये है
कि लोग इसको प्रॉब्लम सॉल्विंग जैसा लेते हैं और उसको कंसेप्चुअली और इमेजिनेटिवली उसको मतलब प्रॉपरली विजुअलाइज नहीं करते हैं चीज़ों को, और प्रॉब्लम जो पूछी जाती है वो विजुअलाइजेशन बेस्ड ज़्यादा पूछी जाती हैं। एनीवे, लेट्स गो अहेड। जो चीज़ बिल्कुल हम विजुअलाइज नहीं कर पाएंगे उसके लिए हम लोग वेक्टर का हेल्प तो लेंगे ही लेंगे, और वेक्टर इनफैक्ट इसीलिए डेवलप किया गया। आगे चलते हैं फटाफट जल्दी, ये देखो। Two lines in space which are neither parallel nor intersecting are called skew lines, just I have said a moment back. Since every pair of non-parallel coplanar lines are always intersecting, जो भी lines parallel नहीं है but एक ही plane में है वो तो intersect करेंगी, इसीलिए parallel नहीं है और intersecting भी नहीं, इसके लिए उनको अलग plane में होना पड़ेगा। तो skew lines non coplanar lines होती हैं, जैसे कि ये ग्राउंड है, इस ग्राउंड पे एक लाइन है CD, और इसी ग्राउंड पर एक टावर है PQ, और उस टावर के ऊपर ये वायर एक स्ट्रेट रन कर रहा है AB। तो AB और CD पैरेलल भी नहीं है बट ये इंटरसेक्टिंग भी नहीं, इनके बीच मिनिमम डिस्टेंस ये PQ है। ठीक है, तो ये आपको आंख बंद करके विजुलाइज करना है, या आंख खोल करके अपने आजू बाजू में देखो, बाहर की तरफ देखोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे फिगर्स दिख जाएंगे 3D स्पेस में। Therefore, skew lines are non-coplanar lines। तो जब कभी भी हम लोग non-coplanar lines बोलेंगे तो आप तुरंत समझ जाना they are skew lines। SKEW। skew वर्ड जो है निगेशन के लिए यूज होता है, और यहां पर निगेशन का मतलब है कि वो पैरेलल नहीं होने के बावजूद भी इंटरसेक्ट नहीं कर रही हैं। तो एक तरह से निगेशन हो रहा है, जो एक नॉर्मल फैक्ट था 2D ज्योमेट्री का, उसका निगेशन हो रहा है स्पेस में। A line perpendicular to two intersecting line is always perpendicular to the plane containing the two line। अगर दो लाइंस इंटरसेक्टिंग है और उन दोनों के परपेंडिकुलर कोई लाइन है, जैसे एक लाइन ए वेक्टर के अलॉन्ग है, एक बी ए क्रॉस बी, राइट, तो वो लाइन ए बी के प्लेन की हर लाइन के परपेंडिकुलर होती है। ये भी बहुत कॉमन सा फैक्ट है कि अगर सी बी एक लाइन है और सी डी एक लाइन है, तो सी बी और सी डी के परपेंडिकुलर ए सी है, तो ये ए सी जो लाइन है ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। एंड लाइन परपेंडिकुलर टू अ प्लेन, अब अगर AC लाइन इस प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इस प्लेन में मैं कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर ड्रॉ करूंगा तो उस लाइन या वेक्टर के ये क्या होगी, परपेंडिकुलर लाइन होगी। तो ये भी एक फैक्ट है कि इफ अ लाइन इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन, then that line is perpendicular to each and every line, each and every vector which is drawn in the plane। मतलब कि अगर मैं यहां भी कोई अगर वेक्टर ड्रॉ करता हूं ना, ये लाइन, तो इसके लाइन के भी ये परपेंडिकुलर है। अगर मैं यहां ड्रॉ करता हूं तो इसके भी ये परपेंडिकुलर है। तो कोई भी लाइन, कोई भी वेक्टर जो इस प्लेन में ड्रॉ होगा, ये जो लाइन है ये उसके हमेशा परपेंडिकुलर होगी। देयर इज यूनिक यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू अ प्लेन। ये बात तो पहले हो चुकी है कि किसी प्लेन के परपेंडिकुलर इन्फिनाइट वेक्टर होते हैं जो इस लाइन PQ के अलॉन्ग होंगे, बट अगर यूनिट वेक्टर की बात करें तो यूनिक होगा। यूनिक मतलब दो बोल दो, एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, तो N वेक्टर यूनिट वेक्टर अगर लेंगे तो यूनिक होगा। तो उसको हम नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन बोलते हैं, और वो नॉर्मल वेक्टर ऑफ द प्लेन ही प्लेन की डायरेक्शन को गवर्न करता है। तो इट डिटरमिन्स द ओरिएंटेशन ऑफ द प्लेन। अगर नॉर्मल वेक्टर का डायरेक्शन चेंज करोगे तो प्लेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर प्लेन आपने, जैसे देखो मैं एक प्लेन ड्रॉ कर रहा हूं, ये प्लेन, ठीक है, और फिर एक प्लेन ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसा वाला प्लेन। इसी तरह से एक प्लेन अगर हमने ऐसे ड्रॉ कर दिया, ऐसे, तो ये अलग अलग प्लेन में ड्रॉ कर रहा हूँ, अलग अलग ओरिएंटेशन है प्लेन का। इन सबके नॉर्मल वेक्टर भी डिफरेंट है, डायरेक्शन में है। जैसे ये नॉर्मल यूनिट वेक्टर है, इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल इधर दिख रहा है, इसका यूनिट वेक्टर नॉर्मल इधर दिख रहा है। तो यूनिक नॉर्मल वेक्टर होता है, इसलिए अगर प्लेन की ओरिएंटेशन चेंज करोगे तो नॉर्मल वेक्टर चेंज होगा, नॉर्मल वेक्टर चेंज करोगे तो यूनिट वेक्टर चेंज करोगे तो प्लेन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा।
तो ये बात समझ लेनी चाहिए। तो इस प्लेन का डायरेक्शन कैसे मिलता है? यूनिट वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन से। लाइन का डायरेक्शन कैसे मिलता है? यूनिट वेक्टर अलोंग द लाइन। अगर कोई लाइन है ऐसे, अब इस लाइन का डायरेक्शन हम कैसे देंगे? तो 2D में तो स्लोप दे देते थे, यहां पर स्लोप के बजाय हम यूनिट वेक्टर देते हैं, एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, या इसी को हम डायरेक्शन रेशियोज एल एम एन भी बोल देते हैं। तो लाइन की डायरेक्शन देने के लिए हमें डायरेक्शन रेशियो का इस्तेमाल करेंगे। प्लेन के लिए उस प्लेन के नॉर्मल एक यूनिट वेक्टर आपको देना पड़ेगा। तो ये भी क्लियर है। ये नॉर्मल वेक्टर टू द प्लेन हो गया। तो यहाँ इसमें इस वाली स्लाइड में भी कोई पॉइंट ऐसा है जो अनक्लियर है? सारे पॉइंट क्लियर है तो जस्ट से यस। अगर कोई पॉइंट अनक्लियर है बेटा तो आप चैट बॉक्स में मेंशन करेंगे, आई विल रिपीट इट। स्क्यू लाइन के लिए जो है आपको, जब स्क्यू लाइन धीरे धीरे करके स्क्यू लाइन क्लियर हो जाएगा, दूसरी बात है कि क्लास के बाद में बाहर निकलना, और बाहर निकल करके जितने भी पेड़ पौधे आपके आसपास में हैं उन सबको देखना, जितने भी घर मकान बने हुए उनको देखना। तो कोई भी हाउस का जो है वो नीचे एकदम टॉप में जो उसकी एक लाइन है, चाहे उसकी प्लिंथ लाइन है, उसको देखना, और उसका रूफ का उससे परपेंडिकुलर जो दूसरी लाइन जा रही है उसको देखना। तो स्पेस में दो लाइंस नजर आ जाएंगी जो स्क्यू लाइन है। देयर आर इन्फिनिट मेनी एग्जांपल्स। तो जिसके जो सामने है आपके, बोलते हैं ना प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, जो चीज आप आंख खोल करके सामने देख सकते हो उसके लिए किसी से पूछने का भी जरूरत नहीं थी। इतना बेचारा नहीं फील करो, उसको आप थोड़ा सा निगाह दौड़ाओगे आसपास में तो मिलियंस ऑफ स्क्यू लाइंस आपको दिख जाएंगी। अभी थोड़ी देर बाद मैं दिखा भी दूंगा, इसी डिस्कशन में जगह जगह पर आपने बोल दिया तो स्क्यू लाइंस में आपको शो करता रहूंगा। चलो आगे चलते हैं। एंगल बिटवीन टू प्लेन का क्या कॉन्सेप्ट है? एंगल बिटवीन टू लाइंस का क्या कॉन्सेप्ट है? ठीक है, तो ये पहले मतलब कि थोड़ा बहुत तो आइडिया है ही, फिर भी लिख लो। एंगल बिटवीन टू प्लेन in the space is defined as the angle between two lines lying in the respective plane perpendicular to the line of intersection। अब ये क्या है ये समझ लो कि अगर हम दो प्लेन के बीच एंगल चाहते हैं तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? लाइंस के बीच एंगल तो आप अच्छी तरह से जानते हो, इसलिए उस पर मैं ज़्यादा टाइम नहीं स्पेंड कर रहा हूँ। यहाँ देखो, इस डायग्राम में बना रहा हूँ, इस डायग्राम को अच्छे से वॉच करो बस। ये एक लाइन है और इस लाइन से एक प्लेन इधर है, दिस इज वन प्लेन शीट कंटेनिंग दैट लाइन, और इसी लाइन से एक प्लेन और मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे। अब ये दोनों प्लेन के लिए ये जो लाइन है ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है। दिस लाइन इज कॉल्ड लाइन ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ बोथ द प्लेन्स। तो मैं प्लेन का नेम कर देता हूं बेटा। मान लो पहले वाले प्लेन को P10 कर दो, इसको दिस इज P10, P1 इक्वल टू 0, इसका कुछ इक्वेशन होगा। और ये जो है वो P2 इक्वल टू 0 है। P1 P2 दो प्लेन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि हर प्लेन का एक यूनिक नॉर्मल वेक्टर होता है। तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर कुछ तो होगा। मैंने बोला ये नॉर्मल वेक्टर है फर्स्ट प्लेन का, तो इसका परपेंडिकुलर टू द प्लेन है, तो इसका कुछ नेम दे देते हैं, N1 वेक्टर, राइट? N1 कैप बोल दो, नॉर्मल यूनिट वेक्टर N1 कैप। एग्जैक्टली इसी तरह से दूसरे प्लेन का भी तो एक नॉर्मल वेक्टर होगा, राइट? तो दूसरे प्लेन का नॉर्मल वेक्टर भी मैंने ड्रॉ कर दिया ऐसे, मान लो ऐसे, ये N2 कैप। अब
बोल रहे हैं क्या, पढ़ो, जो बताया गया उसको पढ़ो ध्यान ध्यान से। तो क्या बोला कि लाइन एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, क्या बोला गया, एंगल बिटवीन टू प्लेन्स इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइंस लाइंग इन द रिस्पेक्टिव प्लेन। तो इन दोनों प्लेन में, इन दोनों प्लेन में कंटेन्ड लाइंस लेना है मुझे। तो फर्स्ट प्लेन में एक लाइन मैंने ड्रॉ किया, जो लाइन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन को परपेंडिकुलर है। मतलब क्या हुआ कि ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है LOI दोनों प्लेन की। लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से 90 डिग्री बनाती हुई एक लाइन ले ली, ठीक है जी। ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से 90 बना रही है और ये नॉर्मल वेक्टर लाइन इस लाइन से 90 बना रहा है, क्योंकि नॉर्मल वेक्टर तो हर एक लाइन प्लेन में लाई करने वाली हर लाइन से 90 डिग्री पर है। इसी तरह से एक लाइन लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर इधर भी ले लो, दूसरे प्लेन में कंटेंट। तो ये एंगल भी 90 है, समझ रहे हो आप अपनी कॉपी उठा लो और कॉपी को ऐसे खोल दो ऐसे ओपन कर दो, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन भी दिखेगा जहां पर बाइंडिंग है, और एक पेज पर जो नीचे की तरफ फ्लैट करके रखा हुआ है अपने टेबल पे, वो पेज के ऊपर में एक परपेंडिकुलर टू लाइन ऑफ इंटरसेक्शन एक लाइन ड्रॉ कर दो, और जो पेज आपने हवा में एयर में रखा हुआ है ना, उसमें लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर दो। उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल है, क्योंकि एंगल इज अ डेफिनेशन ऑफ एंगल क्या है, इट इज द अमाउंट ऑफ रोटेशन बिटवीन टू लाइंस। तो ये दोनों लाइन के बीच जो एंगल फॉर्म हो रहा है, ये एंगल है एंगल बिटवीन प्लेन P1 एंड P2। एंड द इंटरेस्टिंग पार्ट इज दिस कि मान लो ये पॉइंट O है, मान लो ये पॉइंट A है, मान लो ये पॉइंट B है, और ये 90 है और ये भी 90 है। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो रहा है OA, मान लो ये पॉइंट P है, OAPB क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है, OAPB क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक है। और साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होने की वजह से अगर ये एंगल थीटा है तो ये एंगल कितना हो गया, पाई माइनस थीटा हो गया। तो ये एंगल कितना हो गया, थीटा हो गया। तो n1 वेक्टर और n2 वेक्टर के बीच जो एंगल है वो भी क्या है, जल्दी बोलो, एंगल बिटवीन n1 कैप एंड n2 कैप, वो भी क्या है, थीटा या पाई माइनस थीटा, है ना। तो ये दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है भाई पाई माइनस थीटा, दो लाइन के बीच एंगल थीटा भी होता है, पाई माइनस थीटा भी होता है। तो ये प्लेन के बीच भी एंगल थीटा भी बोला जाएगा, पाई माइनस थीटा भी बोला जाएगा। कैसे, अगर इस प्लेन को इधर एक्सटेंड कर लो और ये वाली लाइन को भी इधर पीछे की तरफ एक्सटेंड कर लो ऐसे, तो ये शीट से ये इधर वाला एंगल कितना हो जाएगा, पाई माइनस थीटा हो जाएगा। तो आ गया एंगल बिटवीन n1 and n2 इज इक्वल टू पाई माइनस थीटा, और थीटा अगर आप नीचे की तरफ ले लोगे ऐसे डायरेक्शन तो थीटा भी हो जाएगा। तो आ गया क्या क्या हमने कंक्लूड किया, हमने कंक्लूड किया कि जो दो प्लेन के बीच एंगल होता है वो उन दोनों प्लेन में रिस्पेक्टिवली लाई करने वाली लाइंस जो कि लाइन ऑफ इंटरसेक्शन के परपेंडिकुलर है उनके बीच एंगल होता है, और वही एंगल दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर के बीच होता है। तो इट इज लिख दो, दिस थीटा इज इक्वल टू एंगल बिटवीन, लिख दो, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। तो प्लेन के बीच एंगल उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच एंगल होता है, एंड देयरफॉर इट इज इक्वल टू cos इनवर्स ऑफ n1 कैप डॉट n2 कैप। तो वेक्टर्स में हमने देखा कि दो वेक्टर के बीच एंगल कैसे निकालते हैं। तो ये हमारा एंगल बिटवीन टू प्लेन का कॉन्सेप्ट आ गया। जब भी आपको प्लेन दिया रहेगा तो प्लेन का हमेशा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर दिया रहेगा। अभी मैं आपको थोड़ा सा बता दे रहा हूं, आगे डिटेल होगा। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई गिव यू अ लीनियर इक्वेशन ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू डी, एंड एक दूसरा इक्वेशन दिया कि a1x प्लस b1y प्लस c1z इक्वल टू d1, तो ये जो दोनों हैं रिस्पेक्टिवली दो प्लेन को रिप्रेजेंट करते हैं। लीनियर इक्वेशन
इन 2D 2 वेरिएबल में होता है तो लाइन को रिप्रेजेंट करता है, बट लीनियर इक्वेशन 3D में होता है, 3 वेरिएबल में होता है तो वो प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। तो ये प्लेन P1 है, ये प्लेन P2 है। अच्छा, ये जो ABC देख रहे हो बेटा, ABC, दे आर दी कंपोनेंट्स ऑफ नॉर्मल वेक्टर। ये जब प्लेन में पढ़ाऊंगा तो वहां पर आपको समझ में आएगा। तो फर्स्ट प्लेन का नॉर्मल वेक्टर क्या है? तो इसका नॉर्मल वेक्टर जो n1 है ना, तो n1 वेक्टर आपको, आप अभी याद कर लो, ए आई कैप प्लस बी जे कैप प्लस सी के कैप। और जो n2 वेक्टर है, n2 वेक्टर वो होगा a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप। एंड देयरफॉर इनके बीच में एंगल क्या आया? एंगल बिटवीन प्लेन थीटा क्या आया? तो थीटा हो जाएगा पहले तो cos थीटा, cos थीटा हो जाएगा n1 डॉट n2, n1 कैप डॉट n2 कैप, है ना। और जब आपने डॉट प्रोडक्ट लिया तो क्या आ जाएगा? तो a1 प्लस b1 प्लस c1 अपॉन मॉड a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर एंड a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ये cos थीटा हो गया। तो इसी का अगर आप cos इनवर्स ले लोगे तो आपको थीटा मिल जाएगा। ठीक है, तो दो प्लेन के बीच एंगल निकालने का तरीका बता रहा हूं कि लीनियर इक्वेशन दोनों प्लेन का दिखेगा, जैसे ही दिखे तो आपको तुरंत उसके दोनों प्लेन के नॉर्मल वेक्टर दिख जाएंगे, एक्स वाई जेड के रिस्पेक्टिव कोएफिशिएंट, वो नॉर्मल वेक्टर के बीच एंगल निकाल लेना, आपको प्लेन के बीच एंगल मिल जाएगा। आई थिंक प्लेन के बीच एंगल सबको समझ में आ गया। एंगल बिटवीन प्लेन सबको समझ में आ गया कि नहीं? राइट जी, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, डोंट वरी। और एंगल बिटवीन लाइन तो आप जानते ही हो कि उनके कॉरस्पॉन्डिंग वेक्टर के बीच जो एंगल होता है तो एंगल बिटवीन लाइन होता है। तो एंगल बिटवीन प्लेन समझ में आ गया। तो एंगल बिटवीन प्लेन कैन आल्सो बी डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन देयर कॉरस्पॉन्डिंग नॉर्मल वेक्टर्स। तो अगर n1 कैप n2 कैप नॉर्मल वेक्टर है तो एंगल अल्फा इज cos इनवर्स n1 कैप डॉट n2 कैप। अभी जैसे मैंने करके दिखाया डायग्राम में सारा कुछ क्लियर है। एंगल बिटवीन टू लाइंस सिंपल है, that angle between two lines in the space is defined as the angle between the lines drawn through any point of space parallel to these lines। मतलब कि अगर दो लाइन स्पेस में है, चाहे वो स्क्यू है, चाहे पैरेलल है, चाहे इंटरसेक्टिंग है, चाहे जैसी लाइंस हो, उन दोनों लाइन के बीच जो एंगल है उसको अगर आप जानना चाह रहे हो तो आप जैसे ये लाइन, ये है पहली लाइन है, ये दूसरी लाइन है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले क्या बताया था, जब आपको कोई लाइन दी जाएगी तो उस लाइन के डायरेक्शन के लिए उसका एक डायरेक्शन रेशियो या डायरेक्शन वेक्टर दिया जाएगा। तो मान लो L1 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर A है, ऐसे ही एक दूसरी लाइन आपको दी जा रही है L2, तो L2 लाइन का डायरेक्शन वेक्टर ये है, B है। अब वेक्टर तो फ्री वेक्टर होता है, उसको आप कहीं भी ले आ सकते हो। तो बोल रहे हैं कि इन दोनों लाइन के बीच क्या एंगल है, तो आप स्पेस में कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी पॉइंट ले लो। मान लो मैंने बोला O, ओरिजिन ही ले लिया। अब ये B वेक्टर को ट्रांसलेट करो पैरेलल टू इटसेल्फ सो दैट उसका टेल O पे आ जाए। ऐसे A वेक्टर को भी ट्रांसलेट करो सो दैट उसका टेल A पे आ जाए। तो अगर A स्पेस के किसी भी पॉइंट से दो को इनिशियल वेक्टर ड्रॉ करो जो रिस्पेक्टिवली A और B के पैरेलल है, तो उन दोनों वेक्टर के बीच जो एंगल है वही लाइंस L1 L2 के बीच एंगल बोला जाता है। ठीक है जी, तो सीधे से ऐसे याद रखो थंब रूल कि लाइंस के डायरेक्शन वेक्टर के बीच जो एंगल है वही लाइंस का बीच का एंगल डिफाइंड है। तो एंगल बिटवीन एनी टू लाइन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन टू को इनिशियल वेक्टर्स पैरेलल टू दीज लाइंस। तो लाइन के बीच एंगल, प्लेन के बीच एंगल, और ये सारा जो बेसिक फैक्ट्स हैं ये सारे आपके सामने हैं, इसके अलावा और कोई फैक्ट नहीं है। लाइन के बीच एंगल तो वेक्टर्स में आप कर ही रहे थे, तो इसमें नथिंग ग्रेट। प्लेन के बीच एंगल समझ में आ गया तो इट्स गुड। अब आते हैं वापस प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन अ प्लेन। ये एक कॉन्सेप्ट है जो बहुत यूज होगा स्पेशली जब प्लेन और स्क्यू लाइन पढ़ेंगे तो, कि किसी भी लाइन का किसी प्लेन में शैडो
तो लाइन के हर पॉइंट से प्लेन पर परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, है ना। एक प्लेन शीट नीचे रख लो, एक स्पेस में लाइन रख लो किसी भी डायरेक्शन में, और फिर उस लाइन के हर एक पॉइंट से प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप करो, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर्स को ज्वाइन करती हुई लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ लाइन इन द स्पेस, सॉरी इन अ प्लेन. Projection of line L1 in a plane P1 is defined as the line of intersection of plane P1 with the plane containing the line L1 and perpendicular to the plane P1. ये बात समझो, जो मैंने बताया वही चीज है बट थोड़ा डिफरेंट तरीके से लिखी गई है. ऐसे समझो कि मान लो एक प्लेन है, जैसे मैं ड्रॉ कर रहा हूं ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर दो, और मान लो ऐसे एक स्पेस में एक लाइन है ऐसा. अब ये लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है, आगे एक्सटेंड करोगे तो कहीं ना कहीं ये प्लेन भी इन्फिनिटी तक जा रहा है, इसको कट करेगी. ठीक है, तो मैंने बोला हमें क्या करना है, हमें इस लाइन पर कम से कम 2 पॉइंट लेने हैं स्पेस में, लाइन पर लाई करता हुआ. मान लो एक पॉइंट ए है और एक पॉइंट बी है. अब ए पॉइंट से प्लेन के परपेंडिकुलर एक लाइन ड्रॉ कर देनी है, प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो ऐसे. ऐसे बी पॉइंट से भी प्लेन पे परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दो. कर दिया, ड्रॉप कर दिया. अब फुट ऑफ परपेंडिकुलर मार्क कर दो. तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर जो है वो m है, मान लो n है n, और यहां पर फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो m है. n और m दो पॉइंट इसी प्लेन में है. अब n और m को ज्वाइन करती हुई एक लाइन ड्रॉ कर दो. ड्रॉ अ लाइन विच इज ज्वाइनिंग n and m. तो ये जो nm लाइन आई, इस nm लाइन को बोलते हैं प्रोजेक्शन ऑफ AB इन प्लेन. P इक्वल टू 0 प्लेन है, ये L इक्वल टू 0 लाइन है, और ये जो है ये क्या है, ये प्रोजेक्शन ऑफ L इक्वल टू 0, प्रोजेक्शन ऑफ L इक्वल टू 0 इन प्लेन P इक्वल टू 0. शैडो. अब इसी को कैसे डिफाइन किया गया देखो, बोल रहे हैं कि AB लाइन को कंटेन करते हुए एक प्लेन, तो AB लाइन को कंटेन करते हुए तो इन्फिनिट प्लेन हो सकते हैं, ऐसा भी प्लेन हो सकता है ऐसे, जो AB लाइन को कंटेन करता हुआ है ऐसा प्लेन. AB लाइन को कंटेन करता हुआ प्लेन ऐसा भी हो सकता है कोई. तो ऐसे इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन हो सकते हैं जो AB से पास कर रहे हैं, ऐसा भी हो सकता है. तो आउट ऑफ दोज इन्फिनिट नंबर ऑफ प्लेन्स हमें वो प्लेन लेना है जो which is hanging parallel to perpendicular to plane P1. तो ये वाला प्लेन हमें लेना, ये वाला, ये. out of infinite number of planes that are passing through AB, choose the one which is perpendicular to the P equal to 0. ये जो तुम्हारा प्लेन है ना, ये वाला बॉटम वाला प्लेन है, ये P इक्वल टू 0 प्लेन, जिसमें आप प्रोजेक्शन लेना चाह रहे हो. तो इसके इस प्लेन के जो परपेंडिकुलर है वो वाला लेना. ये तो ये दोनों प्लेन, एक प्लेन तो ये हो गया, ये वाला प्लेन, और एक प्लेन जो पहले दिया हुआ था आपको, ये P'0 है. तो P'0 और P इक्वल टू 0 को जो इंटरसेक्टिंग लाइन है, दो प्लेन कट करते हैं, तो जिस लाइन पर कट कर रहे हैं वही लाइन ऑफ प्रोजेक्शन है. दैट्स इट. अब पढ़ लो तो ये बात समझ में आ जाएगी. जो यहाँ मेंशन किया गया वो बात अब बिल्कुल क्लियर समझ में आएगी अगर आप पढ़ते हो. तो क्या बोल रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L1, ये L को L1 बोल रहे हैं, इन द प्लेन P1, ये P इक्वल टू 0. प्रोजेक्शन ऑफ लाइन L इन द प्लेन P इज डिफाइंड एज द लाइन ऑफ इंटरसेक्शन. ये लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है जिसको प्रोजेक्शन बोल रहे हैं, ये LOI है, ऑफ द प्लेन P इक्वल टू 0 and a plane which is hanging on AB perpendicular to P equal to 0. इन दोनों प्लेन का जो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन है वही प्रोजेक्शन है. ठीक है,
तो प्रोजेक्शन का कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया भाई? यही एक ऐसा चीज है जिसको जो है वो रिमोट से समझाना थोड़ा सा टफ है, बाकी सारी चीज तो आप समझ लेंगे आराम से। ठीक है, ये था एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड इट्स प्रोजेक्शन इन द प्लेन। तो ये लास्ट पॉइंट लिख दो, एंगल अभी तक हमने क्या बोला, प्लेन और प्लेन के बीच एंगल, लाइन और लाइन के बीच एंगल, अब लास्ट है लाइन और प्लेन के बीच एंगल। एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन इज डिफाइंड एज द एंगल बिटवीन द लाइन एंड इट्स प्रोजेक्शन इन द प्लेन। मतलब एक लाइन है ये एल, ग्रीन कलर से जो लाइन है, और एक प्लेन है पी इक्वल टू 0। तो लाइन और प्लेन के बीच क्या एंगल है, तो बोल रहे हैं कि लाइन को प्रोजेक्ट कर दो प्लेन में, मतलब लाइन पे 2 पॉइंट लेके उसको ड्रॉप कर दो फुट ऑफ परपेंडिकुलर, और फुट ऑफ परपेंडिकुलर को ज्वाइन कर दो तो एक प्रोजेक्शन आ जाएगा शैडो। तो लाइन के शैडो जो प्लेन में पड़ रही है, मतलब प्लेन के परपेंडिकुलर लाइट रेज सेंड करो तो इस लाइन के प्लेन में एक शैडो बनेगी, वो शैडो और ये लाइन के बीच जो एंगल है वही एंगल प्लेन और लाइन के बीच एंगल है। अब इंटरेस्टिंग बात क्या है कि अगर प्लेन का नॉर्मल है तो प्लेन का नॉर्मल प्लेन से 90 बना रहा है और लाइन प्लेन से थीटा बना रही है, तो लाइन और नॉर्मल के बीच एंगल हो जाएगा 90 माइनस थीटा। अच्छा, लाइन गिवन होगी तो लाइन का एंगल गिवन होगा, नॉर्मल प्लेन गिवन है तो प्लेन का नॉर्मल गिवन होगा। तो ये दो वेक्टर गिवन है, लाइन के अलोंग वेक्टर और नॉर्मल वेक्टर, तो वेक्टर के बीच एंगल निकाल लेंगे, मतलब अल्फा मिल जाएगा, 90 माइनस थीटा मिल जाएगा, उसी का कॉम्प्लीमेंट्री से थीटा मिल जाएगा। तो दिस इज द आइडिया कि कैसे आप लाइन और प्लेन के बीच एंगल निकालेंगे। तो एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन इज डिफाइंड एज द कॉम्प्लीमेंट्री ऑफ एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन। अब ये कॉम्प्लीमेंट्री वाली बात को समझने के लिए बेस्ट है कि ये ऐसे समझो, पहले मैं डायग्राम ड्रॉ कर देता हूं तो ज़्यादा आसानी से आपको, अगर इस डायग्राम से देख पा रहे हो तो वेल एंड गुड, और नहीं तो एक इससे भी सिंपल डायग्राम मैं ड्रॉ बना दे रहा हूं, उस पर तो डेफिनेटली आपको दिख जाएगा। ये एक प्लेन है और ये एक नॉर्मल वेक्टर है, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। तो इस वेक्टर को n बोल देंगे, और ये लाइन है, ये लाइन है, लाइन हाँ बेटा देखो, तो क्या क्या गिवन है आपको, ये लाइन का शेडो है ऐसा, मान लो ये शेडो ऑफ लाइन है, शेडो मतलब प्रोजेक्शन ऑफ लाइन है। अब जरा देखो, आपने बोला कि प्रोजेक्शन प्लेन में लाई करेगा, प्रोजेक्शन प्लेन में लाई करेगा तो प्रोजेक्शन और नॉर्मल बीच के बीच एंगल क्या होगा, 90 होगा, इसमें तो कोई डाउट नहीं है। अच्छा, और लाइन और प्रोजेक्शन के बीच एंगल ये थीटा है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। तो ये एंगल कितना हुआ, 90 माइनस थीटा हुआ। और ये एंगल है किसके बीच में, प्लेन का नॉर्मल वेक्टर और लाइन का वेक्टर, मान लो लाइन का वेक्टर भी ले लेते हैं, यू वेक्टर मान लो, एल इक्वल टू 0 का वेक्टर, और ये पी इक्वल टू 0 का था। तो आई थिंक ये एंगल अल्फा है। तो क्या बोल रहे हैं कि इन ऑर्डर टू फाइंड द एंगल बिटवीन लाइन एंड अ प्लेन, दैट इज दिस एंगल, अगर मुझे ये एंगल चाहिए तो आई विल प्रेफर टू फाइंड अल्फा। क्यों, क्योंकि अल्फा दो वेक्टर के बीच एंगल है जो हम निकाल सकते हैं। तो अल्फा हमें मिल गया, क्या मिला, अल्फा इज इक्वल टू क्या, कॉस इनवर्स ऑफ एन कैप डॉट यू कैप, और अल्फा है 90 माइनस थीटा, तो पाई बाय 2 माइनस थीटा क्या हो गया, कॉस इनवर्स ऑफ एन कैप डॉट यू कैप। तो थीटा क्या हो गया बेटा, पाई बाय 2 माइनस
cos inverse of n cap dot u cap, that is equal to sin inverse of, खत्म. This is what the angle between line and plane. तो दो, एक लाइन और एक प्लेन के बीच एंगल चाहिए, तो आपको क्या करना है, लाइन के अलोंग वेक्टर u कैप और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर n कैप का डॉट लेना, दोनों यूनिट वेक्टर का डॉट, उसका साइन इनवर्स लेना. दैट्स इट, सिंपल. तो जितनी बातें अभी तक मैंने बताई वो सारी बातें क्लियर है? तो यस बोलो, क्विक, जल्दी से. थैंक यू वेरी मच. तो ये हो गया कि एलिमेंट्री बातें 3D को अच्छे से अच्छे लेवल तक समझने के लिए ये बातें पहले क्लियर होनी चाहिए. तो दिस इज ऑल डन. थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड प्लेन, अल्फा इज द एंगल बिटवीन लाइन एंड नॉर्मल टू द प्लेन, और ये आपने उसका जो डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन भी देख लिया था. अब आते हैं कि व्हाट इज 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट. अभी तक क्या है, यूक्लिडियन ज्योमेट्री की बात कर रहे थे, यहाँ कोई कोऑर्डिनेट वर्डिनेट की बात नहीं करी, सीधे 3D स्पेस और 2D स्पेस के बीच इंटरेक्शन, उसका एक्सटेंशन, उसके बीच रिलेशन, ये समझा आपने. अब आप लिखिए 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम. 3 डायमेंशनल 3D कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या है? तो जैसा मैंने बताया कि ये जस्ट एक्सटेंशन ऑफ 2D है. कैसे है? तो 2D में हम बोलते थे कि दो लाइंस म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं, है ना? तो ऐसे, एक ऐसे लाइन है और एक ऐसे लाइन है और म्यूचुअली परपेंडिकुलर है ये. अब ये आप, चूंकि मुझे 2D के बजाय 3D में ड्रॉ करना है, इसलिए मैं परपेंडिकुलर दिखा रहा हूं ऐसे. मान लो ये दोनों परपेंडिकुलर है, मतलब ये एंगल मान लो 90 है. तो जहां वो इंटरसेक्ट करती थी उसको हम बोलते थे ओरिजिन, और मान लो ये हमारी एक्स एक्सिस है और ये एक्स डैश है और ये हमारा वाई एक्सिस है और ये वाई डैश है. तो ये हमारा x पॉजिटिव होता था, ये x नेगेटिव होता था, ये y पॉजिटिव होता था, ये y नेगेटिव होता था. आपका एक्स वाई प्लेन को मैंने कुछ इस तरह से ड्रॉ कर दिया, ठीक है? ये y पॉजिटिव, y डैश की तरफ नेगेटिव. रिकॉल हुआ, ये ओरिजिन है. अब इससे एक शीट बन गई, एक प्लेन शीट बन गई है. तो ये प्लेन शीट ये है. सॉरी ऐसा एक प्लेन शीट फॉर्म हो गई है, जिस प्लेन शीट को हम एक्स वाई प्लेन बोलते थे. ये एक्स वाई प्लेन है. अब इसी एक्स वाई प्लेन पर ऊपर की तरफ जाएंगे या नीचे की तरफ जाएंगे तो एक स्पेस फॉर्म होगा. तो एक और एक्सिस को हम इमेजिन कर रहे हैं विच इज पासिंग थ्रू ओ बट परपेंडिकुलर टू दीज टू, एंड दिस इज गोइंग टू एक्सटेंड. अभी ड्रॉ नहीं करना, सिर्फ समझो. अभी ड्रॉ करने के लिए जब मैं डायग्राम फाइनल एक ड्रॉ करूंगा वही ड्रॉ करना. इसी से यहां अपवर्ड गए एक जेड आ गया, डाउनवर्ड गए एक जेड डैश आ गया, और ये सिस्टम बन गया. इसको बोलते हैं राइट हैंडेड सिस्टम. क्यों? कि ये ऐसे जाएंगे ऐसे, तो x के अलोंग यूनिट वेक्टर याद है ना, आई कैप होता है, y के अलोंग यूनिट वेक्टर जे कैप होता है, और i क्रॉस j का मूवमेंट ऊपर की तरफ k कैप हो गया. तो i कैप एक वेक्टर है, j कैप एक दूसरा वेक्टर है, और इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट लिया तो k कैप ये वाला वेक्टर है. राइट हैंडेड रूल मतलब कि आप थंब को अप रखो और राइट हैंड को ऐसे i से j की तरफ ले जाओ तो k पॉजिटिव z की डायरेक्शन दिखेगी.
इसको राइट हैंडेड सिस्टम बोलते हैं, और इसी को जस्ट उल्टा कर दो तो एक लेफ्ट हैंडेड सिस्टम भी जनरेट होता है। तो हम राइट हैंडेड सिस्टम ही फॉलो करेंगे थ्रू आउट। तो अब आप लिखो ऐसे, it is made up of three mutually perpendicular lines xo x dash yo y dash zo z dash, all three intersecting at a point o called as origin, xo x dash yo y dash and zo z dash। इसके आई क्रॉस आई कैप जे कैप के कैप, आई क्रॉस जे राइट हैंडेड स्क्रू रूल से आई को जे की तरफ ले जाओ तो के की तरफ मूव कर रहा है, दैट मीन्स सही है। अगर नीचे जेड कर दो, ऊपर जेड डैश कर दो, तो राइट हैंडेड सिस्टम की बजाय लेफ्ट हैंडेड सिस्टम होगा, ठीक है। और वो आई क्रॉस जे माइनस के हो गया ना, तो नेगेटिव जेड एक्सिस की तरफ रिप्रेजेंट करेगा जेड एक्सिस को। अच्छा जी, अब ये जो आपने लिया, इसमें इसी सिस्टम में जब मुझे किसी स्पेस के किसी पॉइंट पी को लोकेट करना होता है, तो वो आप पहले से मैं बता चुका हूं वेक्टर में, कि अगर कोई पॉइंट P है x, y, z इन द स्पेस, कुछ ऐसा है देखो कि P तक जाने के लिए O से अलोंग x एक्सिस A आए, तो ये x0 0 हुआ। फिर अलोंग y एक्सिस गए तो x के परपेंडिकुलर जाएंगे तो x कांस्टेंट हो जाएगा, तो यहां आ गए y, तो xy0 हो गया, d xy0। फिर अपवर्ड गए z, तो xyz हो गया। तो xyz का मतलब क्या है कि P पॉइंट से xy प्लेन में परपेंडिकुलर ड्रॉप करो तो पैरेलल टू z गए, z को 0 कर दिया, तो और फिर वहां से पैरेलल टू x एंड y एक्सिस गए, और फिर आपको पता चल गया कि ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, x y 0। क्यों? क्योंकि वी आर मूविंग परपेंडिकुलर टू xy प्लेन, तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, y, क्योंकि एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर का मतलब होता है कि एक्स एक्सिस और y एक्सिस दोनों के परपेंडिकुलर, तो किसी भी एक्सिस के परपेंडिकुलर वो वाला कोऑर्डिनेट कांस्टेंट हो जाता है, x के परपेंडिकुलर x कांस्टेंट हो जाता है, y के परपेंडिकुलर y कांस्टेंट हो जाता है। तो इस मूवमेंट में x और y कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होंगे, सिर्फ z रिड्यूस होते हुए 0 हो गया, एक्स वाई 0। अब यहां से अगर मैं इधर जा रहा हूं, इधर, तो मैं y के अलोंग जा रहा हूं, y कम होता जा रहा है, यहाँ x के परपेंडिकुलर जा रहा हूं, इसलिए x नहीं चेंज हो रहा है, तो इस पॉइंट A का कोऑर्डिनेट हो गया x0 0। और फिर जब मैं x के अलोंग जा रहा हूं यहाँ, तो ओरिजिन आ गया। अगर मैं इधर जा रहा हूं तो y के परपेंडिकुलर जा रहा हूं तो y चेंज नहीं होगा, x0 हो जाएगा, तो 0 y 0, और ये पॉइंट जो है वो 0 0 z है। ये सब बातें वेक्टर में कर चुके हैं, अब आप 3D में विजुलाइज करके देख रहे हो। तो ओरिजिन से, अगर कोई आपसे बोले कि ओरिजिन से ये पॉइंट का डिस्टेंस क्या होगा, ये डिस्टेंस कितना होगा, तो आप चाहे ज्योमेट्री से जाओ, तो ज्योमेट्री से जाओगे तो आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे भाई देखो पहले ये निकाल लो, ये कितना है, तो OD कितना है साहब, तो OD है √x² + y², क्योंकि ये एंगल तो 90 है, राइट एंगल ट्राइंगल है, पाइथागोरस थ्योरम। और फिर बिकॉज ये एंगल भी 90 है, तो OD² + z², तो OP आ जाएगा। ये सब कर चुके हैं हम पहले से, तो z² + x² + y², तो डिस्टेंस, ये सब बातें हम पहले कर चुके हैं, राइट। अब आते हैं आगे कि कोऑर्डिनेट का समझ में आ गया कॉन्सेप्ट, कोऑर्डिनेट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, एक्स वाई जेड का जो पहले भी बताया था मैंने। तो अब आ जाओ कि इन्हीं एक्सिस से जब एक्सो एक्स डैश से अलोंग जेड एक प्लेन ड्रॉ कर दो, ये वाली जो येलो कलर की शीट दिख रही, और वाई और वाई डैश से अलोंग एक्स एक प्लेन ड्रॉ करो, तो ये पिंक वाली कलर की शीट या रेड कलर की शीट दिख रही। ये रेड कलर वाला एक्स वाई प्लेन है, ये वाला एक्स जेड प्लेन है, और ग्रीन कलर वाला जो है वो वाई जेड प्लेन है, वाई और जेड एक्सिस के अलोंग प्लेन है। तो जब आप ये चार प्लेन्स ड्रॉ कर देते हो, तो ये चारों प्लेन इस पूरे 3 डायमेंशनल स्पेस को क्या कर देते हैं, 8 ऑक्टेंट में डिवाइड कर देते हैं। इधर वाला एक रूम देख लो, रूम मान लो, एक रूम इधर वाला हो गया, एक इसके सामने वाला हो गया, एक पीछे वाला हो गया, एक तो ऊपर टॉप फ्लोर पे 4 रूम दिख रहे हैं, और उसी के नीचे बॉटम पे 4 रूम दिख रहे हैं, तो 8 रूम दिख रहे हैं आपको। ये रूम इन्फिनिट
डायमेंशन के रूम्स हैं, है ना। तो ये 8 ऑक्टेंट बोले जाते हैं। अब लुक एट दिस डायग्राम। ओ क्या है? ओरिजिन, जिसका तीनों कोऑर्डिनेट 0 है, ऑब्जर्वर यहीं पर है और यहीं से ऑब्जर्वेशन होगा। ये लाइन को हम क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस। और इस लाइन को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस। और इस लाइन के क्या बोलते हैं? जेड एक्सिस। ओके। और ये जो पिंक कलर का प्लेन है जो यहां पर ऐसे ड्रॉ हुआ, ये प्लेन क्या है? एक्स वाई प्लेन। तो एक्स वाई प्लेन का क्या मतलब हुआ? एक्स वाई प्लेन का मतलब है कि एक्स वाई प्लेन में किसी भी पॉइंट का जेड कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। इसीलिए जेड इक्वल टू 0 है। एक्स वाई प्लेन को हम जेड इक्वल टू 0 प्लेन भी बोलते हैं। जेड इक्वल टू 0 समझ में आ रहा है? इस प्लेन के हर पॉइंट का जेड क्या होगा? 0 होगा। ऐसे ही ये जो ब्लू कलर का प्लेन देख रहे हो आप, ये वाला प्लेन, ये कौन सा प्लेन है? वाई जेड प्लेन। वाई जेड प्लेन जो है इसमें वाई और जेड वेरी करेगा। सॉरी, ये एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन, एक्स सॉरी क्या बोल रहा हूं मैं यार, ये वाला प्लेन था एक्स वाई प्लेन, राइट। और इस वाले प्लेन को, ये वाले प्लेन को हम लोग क्या बोलेंगे? जेड एक्स प्लेन। सॉरी, जेड एक्स प्लेन। तो जेड एक्स प्लेन का क्या खास बात है? जेड और एक्स को ले रहा है तो वाई इसमें नहीं है, वाई के जस्ट परपेंडिकुलर है। तो वाई कोऑर्डिनेट ओरिजिन से पास कर रहा है तो वाई कोऑर्डिनेट 0 है, तो इसको बोलते हैं वाई इक्वल टू 0, है ना। तो ये वाई इक्वल टू 0 दिख रहा है आपको, चाहे आप ये से देखो चाहे यहां बोलो, एक ही बात है। इसी तरह से तीसरा प्लेन कौन सा है? तीसरा प्लेन है ये वाला प्लेन, ये है ना। ये किसका है? एक्स और वाई और जेड प्लेन। तो वाई जेड प्लेन बोल रहे हैं, तो वाई जेड प्लेन जब मैं बोलूंगा तो आप क्या बोलोगे? एक्स इक्वल टू 0, क्योंकि एक्स कोऑर्डिनेट 0 है। तो वेरी क्लियर कि ये जो ग्रीन वाला प्लेन है, इस प्लेन का इक्वेशन क्या है? ग्रीन प्लेन का इक्वेशन है एक्स इक्वल टू 0। और ये रेड वाला प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या है? इसका है जेड इक्वल टू 0। और ये जो जो येलो कलर का प्लेन है, इसका इक्वेशन क्या है? इसका है y इक्वल टू 0। प्लेन के इक्वेशन क्लियर हो गए। अब अगर कोई बोले कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे, तो एक्स एक्सिस जो है वो दो प्लेन का इंटरसेक्शन है। कौन से दो प्लेन का इंटरसेक्शन एक्स एक्सिस है? y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। y और z 0, तो आपका एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या हो जाएगा? एक्स एक्सिस का इक्वेशन हो जाएगा y इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, क्योंकि इस पे सिर्फ x चेंज कर रहा है, ओनली x वेरी कर रहा है, बाकी सब कुछ कांस्टेंट है। ऐसे बाकी दोनों एक्सिस का इक्वेशन बोलो, y एक्सिस का इक्वेशन बोलो, y एक्सिस का इक्वेशन बोलो, y एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे आप? ऐसे z एक्सिस का इक्वेशन क्या लिखोगे? हाँ, तो y एक्सिस जो है वो बेसिकली एक्स वाई प्लेन और एक्स जेड प्लेन का इंटरसेक्शन है, वाई जेड प्लेन का इंटरसेक्शन है। तो x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, x इक्वल टू जेड इक्वल टू 0, जो एक्सिस है ना वो मिसिंग है इक्वेशन में। ऐसे इसमें क्या है? जेड एक्सिस का इक्वेशन क्या होगा? तो जेड एक्सिस का इक्वेशन होगा x इक्वल टू वाई इक्वल टू 0। तो एक्सिस का इक्वेशन क्लियर है, प्लेन का इक्वेशन क्लियर है, ओरिजिन तो 0,0,0 है। तो आई थिंक दिस इंट्रोड्यूसेस यू विद द सिस्टम कि कोऑर्डिनेट सिस्टम है क्या। ठीक है, साइन कन्वेंशन भी समझ में आ गया कि टुवर्ड्स एक्स पॉजिटिव है और पीछे की तरफ जाएंगे तो एक्स नेगेटिव है, और वाई राइटवर्ड जा रहे हैं तो पॉजिटिव है, ओरिजिन से लेफ्टवर्ड वाई के लॉन्ग जा रहे हैं तो नेगेटिव, और ओरिजिन से अपवर्ड जा रहे हैं जेड की तरफ तो पॉजिटिव मेजरमेंट, और ओरिजिन से डाउनवर्ड जा रहे हैं तो नेगेटिव मेजरमेंट। मतलब समझ रहे हो? नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव, ये एक्स वाई और जेड का जो साइन कन्वेंशन है ये ऐसे लिया गया। तो यहां तक क्लियर है। अब इसके बाद लिखेंगे ऑक्टेंट्स, इसके बाद जाएंगे अगला पॉइंट पर जाएंगे ऑक्टेंट्स। इसको चेंज कर दूं स्लाइड बेटा मैं, तो गोइंग टू ऑक्टेंट्स। ऑक्टेंट्स और उनका साइन कन्वेंशन ये समझना जरूरी है। तो ऑक्टेंट्स जैसे कि 8 ऑक्टेंट मैंने बताए थे, तो
यहां पर भी बहुत आसान है, अगर उसको ठीक से समझोगे तो अपने आप बना सकते हो, ऐसा नहीं है कि आपको रट्टा लगाना है। मैंने बोला कि फर्स्ट क्वाड्रेंट प्लस प्लस होता है, सेकेंड क्वाड्रेंट एक्स नेगेटिव हो जाता है, वाई पॉजिटिव हो जाता है, थर्ड क्वाड्रेंट एक्स भी नेगेटिव होता, वाई भी नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट एक्स पॉजिटिव होता, वाई नेगेटिव। इतना पहले लिख लो, जो आप पहले से जानते हो। मैंने बोला ना कि ये उसी का एक्सटेंशन है तो उसका वायलेशन नहीं होगा। ये तीसरा हो गया, ये चौथा हो गया। क्लियर है? एक बार मुझे बता दो यस, यहां तक तो कोई डाउट नहीं किसी को। यहां पर मैं एक्स लिख रहा हूं और वाई लिख रहा हूं। अब मैं जेड एक्सटेंड करूंगा इसको। तो पहला फर्स्ट फ्लोर पे मतलब एक्स वाई प्लेन के ऊपर जेड पॉजिटिव है, तो यहां प्लस कर दिया। ये चार जो बॉक्सेस ऊपर एक्स वाई प्लेन के अपवर्ड पॉजिटिव जेड की तरफ थे, वो चार बॉक्सेस जो हैं उनको हम चार ऑक्टेंट बोलते हैं, रिस्पेक्टिवली फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। कहां से मैंने डिफाइन किया? मैंने बोला कि आपको सिर्फ 2D प्लेन वाला कॉन्सेप्ट याद रखना है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ क्वाड्रेंट का, है ना। तो ये क्वाड्रेंट थे और उसी क्वाड्रेंट से हमने चार ऑक्टेंट बना दिए। याद रहेगा? कोई दिक्कत तो नहीं है? यस और नो? यहां तक क्लियर है तो जल्दी बोलो यस और नो, क्योंकि ये क्लियर है तो सारा क्लियर है। ओके, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। बस खत्म हो गया फिर बेटा। अगर ये क्लियर है तो आगे की बात देखो, बहुत सिंपल है। अब मैंने बोला कि कुछ नहीं करना है, सेम सेम प्रोसीजर को डुप्लीकेट कर दो। यहां लिख दो फिफ्थ, यहां लिख दो सिक्स्थ, यहां लिख दो सेवेंथ, यहां लिख दो एट्थ। और ये जो क्वाड्रेंट वाले चार थे ना, ये यही वाला डुप्लीकेट करो फिर से। प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस। और अब सबका जेड क्या कर दो? नेगेटिव कर दो। मतलब नीचे वाले फ्लोर पे चले गए। अब आप एक्स वाई प्लेन के बिलो चले गए, तो बिलो गए तो जेड नेगेटिव हो गया। अब ये आ गया पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, सेम ऑर्डर सेम ऑर्डर। तो ये है 8 ऑक्टेंट्स का साइन कन्वेंशन। अभी मैं थ्री डायमेंशनली स्पेस में दिखा भी दूंगा कि कैसे है। जस्ट मुझे कंफर्म कर दो कि ये बात सबको क्लियर समझ में आई कि नहीं, कैसे एक्सटेंड किया गया सिस्टम को। मैंने बोला चार क्वाड्रेंट से एक्स वाई प्लेन के अबव चार ऑक्टेंट्स बना दिए, सेम वही वाले, सो दैट जो 2D वाला क्वाड्रेंट वाला चीज वो वायलेट ना हो। और उसके बाद सेम ऑर्डर, सेम चार क्वाड्रेंट नीचे ले गए, क्योंकि एक्स वाई का साइन कन्वेंशन तो चेंज कर नहीं सकते हो। तो पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, फर्स्ट के नीचे क्या आ गया? पांचवा आ गया। सेकंड के ग्राउंड फ्लोर पे क्या आ गया? सेकंड का बेसमेंट में क्या आ गया? छठा आ गया। थर्ड के बेसमेंट में सातवां आ गया और फोर्थ के नीचे आठवां आ गया। दैट्स इट, स्ट्रेट अवे। तो अब इसको जरा स्पेस में देख लेते हैं। तो ये ऑक्टेंट कैसे आया? साइन कन्वेंशन इसका ओ एक्स वाई जेड प्लस प्लस प्लस, ओ एक्स डैश वाई जेड माइनस प्लस प्लस, ओ एक्स डैश वाई डैश जेड माइनस माइनस प्लस, ओ एक्स वाई डैश जेड, देख रहे हो, प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, और ये चारों का जेड पॉजिटिव है। फिर वही प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, वो चारों का वाई नेगेटिव, जेड नेगेटिव है। दैट्स इट। अब ये चीज अगर आप यहां देखो तो ऐसे दिख रही है। ये भी राइट हैंडेड सिस्टम, ये देखो, ये राइट हैंडेड सिस्टम ही था। ये जो मैंने आपको दिखाया था ये राइट हैंडेड सिस्टम ही था, है ना। ये एक्स पॉजिटिव, वाई पॉजिटिव, जेड पॉजिटिव, ये पहला है, उसके लेफ्ट में गया दूसरा, फिर इधर आया तीसरा, फिर इधर आया चौथा। तो ऊपर वाले फ्लोर पर ये चार दिख रहे हैं।
फिर इस चौथे के बाद फिर फर्स्ट के नीचे चले गए तो पांचवा, फर्स्ट के बिलो पांचवा, सेकंड के नीचे छठा, थर्ड के नीचे सातवां और फोर्थ के नीचे आठवां। तो फर्स्ट और सेवेंथ जस्ट डायगोनली अपोजिट है, ऊपर नीचे, इसलिए यहां प्लस 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 है और वहां माइनस माइनस माइनस। ऐसे ही सेकंड के अपोजिट में नीचे क्या है, एट्थ है। थर्ड के अपोजिट में नीचे क्या है, सिक्स्थ है। और फोर्थ के अपोजिट में नीचे क्या है, थर्ड के अपोजिट में फिफ्थ है और फोर्थ के अपोजिट में नीचे क्या है, फिफ्थ है। सिक्स्थ, फोर्थ के पीछे सिक्स्थ। तो ये हो गया। और अगर आप साइन कन्वेंशन के टर्म में यही ऑक्टेंट के देखना चाहते हो तो स्पेस में आपको दिखेगा ऐसे, देख लो, ये x है, ये y है, ये ऊपर z है, इधर देखो प्लस 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 है फर्स्ट ऑक्टेंट, माइनस प्लस प्लस y नेगेटिव है, x नेगेटिव है और y और z पॉजिटिव है ना, y भी पॉजिटिव है, z भी पॉजिटिव, माइनस प्लस प्लस, और यहाँ पर x नेगेटिव है और y भी नेगेटिव है और z पॉजिटिव है, इस वाले डब्बे में माइनस माइनस प्लस है, और यहाँ पर x पॉजिटिव है, y नेगेटिव है, z पॉजिटिव है, तो माइनस प्लस प्लस, देखो माइनस प्लस प्लस चौथे में, x पॉजिटिव है, z पॉजिटिव, सॉरी प्लस माइनस प्लस, केवल y नेगेटिव है। और ये फर्स्ट फ्लोर के नीचे बताइए, ब्लू वाला, जो ब्लू नहीं है, स्काई कलर का जो है एक्स वाई प्लेन, इसके नीचे जब जाएंगे तो बस वही सेम ऑर्डर में जेड नेगेटिव हो जाएगा। तो स्पेस में आप देख भी रहे हो सारे ऑक्टेंट दिख रहे हैं सबको, कोई डाउट तो नहीं इसमें, ऑक्टेंट वाली बात क्लियर हो गई? ओके, थैंक यू। तो इस स्लाइड को मैं चेंज कर रहा हूं। जो कुछ मैंने ऑक्टेंट पे दिखाया वो आप इस तरह से देख सकते हो कि फर्स्ट ऑक्टेंट कैसे चेंज हो रहा है। देखो फर्स्ट ऑक्टेंट ये है एक्स वाई जेड, और उसी के जस्ट पीछे चले गए यहाँ पर तो सेकंड ऑक्टेंट हो गया, फिर ऐसे लेफ्ट चले गए, ऐसे रोटेट हो रहा है ऐसे काउंटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, ऐसे जेड के अबाउट, पहला दूसरा तीसरा वापस चौथा आ गया, और चौथे के बाद फिर पहले के जस्ट नीचे आ गए तो पांचवा, फिर पीछे चले गए छठा, फिर लेफ्ट चले गए सातवां, और फिर इधर आ गए आठवां। और इसके साथ साथ ये तो है कि बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया। और फिर हमने वेक्टर में आपको दिखाई दिया था, कोई भी वेक्टर अगर हम लेते हैं तो इस वेक्टर के तीन कंपोनेंट होते हैं, एक आई कंपोनेंट ए एक्स, एक जेड कंपोनेंट ए वाई, और एक के कंपोनेंट ए जेड। तो ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये हम सभी जानते हैं। तो जब हमें स्पेस में दो पॉइंट के बीच डिस्टेंस निकालनी होगी तो हमारे पास दो तरीका होगा, ठीक है। एक तरीका होगा कि हम ज्योमेट्रिकली सोचें और एक तरीका होगा कि हम वेक्टर से सोचें। तो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूं कि जितना पॉसिबल हो आप ज्योमेट्रिकली सोचने की कोशिश करो, ठीक है। जहां पर ज्योमेट्रिकली हम नहीं सोच पाएंगे वहां पर हम वेक्टर का हेल्प ले लेंगे, ठीक है। तो नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स, वंस यू हैव अंडरस्टैंड द ऑक्टेंट्स, कोऑर्डिनेट सिस्टम, कोऑर्डिनेट को कैसे लोकेट करते हैं, कोऑर्डिनेट का मतलब समझ में आ गया, तो अब सबसे पहला पॉइंट लिखेंगे डिस्टेंस फार्मूला। So write down the distance formula. Distance formula gives you the distance between 2 point P x1 y1 z1 and Q x2 y2 z2 in the space. तो अगर आपसे कोई बोले कि भाई पी क्यू डिस्टेंस क्या है, तो डी पी क्यू क्या है, तो आप बोलोगे भाई पी क्यू जो पी और क्यू को ज्वाइन करके स्पेस में एक वेक्टर बनेगा, उस वेक्टर की लेंथ है। अब उस वेक्टर की लेंथ निकालना है तो बहुत आसान है जी, कि वेक्टर पहले लिख दो, तो पी क्यू वेक्टर होता है पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, और पी क्यू, पी से क्यू की जो लेंथ है वो डिस्टेंस बिटवीन पी एंड क्यू है, और वो पी क्यू वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। और पी क्यू वेक्टर हमने सीधे लिखना जानते ही हम, क्या कि x2 माइनस x1 आई कैप प्लस y2 माइनस y1 जे कैप प्लस z2 माइनस z1 के कैप, उसका मैग्नीट्यूड निकाल लो। तो हमने बोला कि ये लिख दिया भाई, q वेक्टर माइनस p वेक्टर पोजीशन वेक्टर का डिफरेंस लिया, और फिर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड लिखना हम जानते हैं कि x कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस y कंपोनेंट का स्क्वायर प्लस z कंपोनेंट का स्क्वायर रूट। तो वेक्टर ने आपको इंस्टेंटली डिस्टेंस फार्मूला दे दिया, और आपने देखा क्या हुआ, सिर्फ z कंपोनेंट ही तो एक्सटेंड हुआ है, ये 2x और y लो तो 2d का फार्मूला, उसी में z वाला फार्मूला आ गया।
तो डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट वहीं से आ गई। बट मैं चाहता हूं कि यही डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट आप जो है वो 3 डायमेंशनली भी देखने की कोशिश करो, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि एक्स वाई जेड पॉइंट ऐसे स्पेस में दिखता है ना। तो अगर मैं ऐसे बोलूं, इस डायग्राम को ध्यान से देखो, जो यहां डेराइव किया उसको 3 डायमेंशनली सोचो। तो 3 डायमेंशनली सोचोगे तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम दिखेगा कि देखो ये x1 y1 z1 है P, और ये x2 y2 z2 है Q, है ना। ये डायगोनली अपोजिट है और ये एक पैरेललोपाइप्ड है जिसके बॉडी डायगोनल के एंड पॉइंट है। अब यहां से देखो ये PA है ना, तो ये एक सरफेस ऐसे है और एक पीछे वाला सरफेस ऐसे है जो P से पास करा, PCRM, और जो Q से पास करने वाला सामने वाला सरफेस है फ्रंट में वो QBAN है ना। और ये P से Q वाली ये स्पेस की डिस्टेंस हमें चाहिए, तो ये डिस्टेंस x के अलॉन्ग है ये, है ना। तो ये Q पॉइंट से अगर हम यहां आएंगे यहां पर, तो x कोऑर्डिनेट वही रहेगा, और बिकॉज किसी भी एक प्लेन पर जाते हो ना, एक प्लेन पर जाते हो तो वो कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होता। तो ये वाला प्लेन जो है, इस पूरे प्लेन में, क्योंकि ये कौन सा प्लेन है, तो ये वाई जेड एक्स जेड प्लेन के पैरेलल है, तो एक्स जेड प्लेन के पैरेलल रहेगा तो वाई कोऑर्डिनेट फिक्स रहेगा। तो यहाँ y1 है तो यहाँ भी y1 रहेगा। ऐसे ये एक्स वाई प्लेन के पैरेलल है तो एक्स वाई प्लेन के पैरेलल जेड कांस्टेंट रहता है, तो इस पूरे बॉटम वाला प्लेन पर जेड सेम रहेगा, तो ये z1 है तो ये भी z1 है। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या आया, x2 y1 z1। तो ये लेंथ क्या आई, x2 माइनस x1, क्योंकि y और z कोऑर्डिनेट तो सेम है, तो x2 माइनस x1 ये आ गया। ऐसे ही ये लेंथ क्या आ गई, तो ये लेंथ आ जाएगी y2 माइनस y1, और ये लेंथ क्या आ जाएगी, z2 माइनस z1, क्योंकि इसका z1 है और इसका z2 है। तो मैं यहाँ पर ये तीनों लेंथ मार्क कर रहा हूँ स्पेस में। ये लेंथ है x2 माइनस x1, और ये लेंथ है y2 माइनस y1, और ये लेंथ है z2 माइनस z1। अब ये ट्रायंगल को देखो, ये वाला ट्रायंगल, ये ट्रायंगल, ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, दिस इज अ राइट एंगल ट्रायंगल। इस राइट एंगल ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम क्या बताता है कि ये पीएन डिस्टेंस आ जाएगी। व्हाट इज पीएन डिस्टेंस, तो पीएन डिस्टेंस हो जाएगी रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, पीएन आ गया। और फिर ये वाला ट्रायंगल में आ जाना, ये वाला, ये भी राइट एंगल ट्रायंगल है। ये डिस्टेंस कितनी है, ये वाली, तो ये z2 माइनस z1 है, तो pn स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट, तो ये आ जाएगा तुम्हारा pq। तो pq तुम्हारा आ जाएगा अंडर रूट ऑफ pn स्क्वायर प्लस ये qn स्क्वायर। तो इट इज इक्वल टू pn स्क्वायर किया तो आ गया x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये pn स्क्वायर से है, और तीसरा वाला z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये 3D में ज्योमेट्रिकली विजुलाइज करके भी बताया जा सकता है कि ये P और Q के पॉइंट के बीच का सेपरेशन क्या होगा। तो ये रहा डिस्टेंस फार्मूला। अब हम लोग सिर्फ डिस्टेंस फार्मूला पर बेस्ड कुछ बातें, जितनी बातें अभी मैंने डिस्कस करी उसी पर कुछ क्वेश्चंस करेंगे। फटाफट जल्दी जल्दी करते जाओ, जो कुछ बताया उसको टेस्ट कर रहा हूं। फाइंड द नेचर ऑफ लोकस रिप्रेजेंटेड बाय फॉलोइंग इक्वेशंस। ठीक है, x0 y0। आप फटाफट, आपको चैट बॉक्स में आपका आंसर दिखना चाहिए क्विक। जितना फास्ट और सही रिप्लाई करोगे उतना मुझे लगेगा कि आपको जो बात बताएगी वो सब कुछ बिल्कुल क्लियर है। x0 y0, आवाज नहीं आ रही है, मतलब आप कुछ मेंशन नहीं कर रहे हो। क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x0 मतलब क्या होता है, x इक्वल टू 0 मतलब yz प्लेन, और y इक्वल टू 0 मतलब zx प्लेन। ये yz प्लेन है, ये zx प्लेन है।
तो ये हो गया जेड एक्सिस, जेड एक्सिस, क्योंकि वाई जेड और जेड एक्स दोनों प्लेन में कॉमन क्या है, जेड, तो लाइन ऑफ इंटरसेक्शन जेड एक्सिस। एक्स इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू ए क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ऐसे ये स्पेस भी बना लो ताकि उस पर आप चीजों को दिखा सको। ये x है, ये y है, ये z है। जब आपने बोला कि x इक्वल टू 0 तो आपने ये प्लेन बोल दिया, ये x इक्वल टू 0 है। x की वैल्यू a बोली, मतलब है कि इसी के पैरेलल कुछ डिस्टेंस पर ऐसा x के अलोंग a चले गए, ऐसे ऐसे एक और प्लेन की बात कर रहे हैं हम। तो ये जस्ट yz प्लेन के पैरेलल एक प्लेन है, सच दैट ये सेपरेशन कितना है, a है। तो इट इज क्या, प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन at distance a from yz plane। क्योंकि ये x इक्वल टू 0 है, yz प्लेन x इक्वल टू 0 है, इस पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट 0 है, और इस वाले प्लेन पर हर पॉइंट का x कोऑर्डिनेट a है, ऐसा। तो जब आप बोलते हो ना हाँ 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 ठीक है, समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है, तो बोलने और समझने में फर्क होता है। समझ गए मतलब आप इंस्टेंट इसको इंटरप्रेट कर सको। ऐसे दो वॉल है, एक वॉल है यहां खड़ी है और एक वॉल उसी के पैरेलल यहां, तो दोनों पैरेलल वॉल्स हैं, ऐसे समझ लो आप। जब इसको ऐसे ज्वाइन करोगे ना, ऐसे तो ऐसे ज्वाइन करोगे तो आपको एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा, ठीक है, ऐसे एक बॉक्स बनता हुआ नजर आएगा, ऐसा, राइट। एनीवे अब आगे चलो, अब तो समझ गए हो, तो अब अगला वाला फटाफट बताओ, ये क्या है, ये x इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू सी क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, x इक्वल टू बी, हाँ जी। तो ये बात समझ में आ गई, x इक्वल टू ए, एक्स इक्वल टू बी एंड y इक्वल टू सी का मतलब क्या हुआ, तो x इक्वल टू बी और y इक्वल टू सी का मतलब हो गया कि z बोल रहे हैं कि नहीं चेंज करना है, z कांस्टेंट रहेगा, नो z वेरी करता रहेगा, x और y में नहीं चेंज करना है। तो सबसे पहले मैंने बोला कि बेटा ऐसा करो, इसको समझने के लिए बेस्ट तरीका ये है कि आप पहले एकदम बिल्कुल फ्रेश डायग्राम में बना रहा हूं, ये आपका z एक्सिस है, ये आपका y एक्सिस है, ये आपका x एक्सिस है ना। अब बी सी जेड की कोई एक वैल्यू ले लो, 0, जेड 0 ले लिया, तो यहां पर एक पॉइंट मिलेगा जिसका x कोऑर्डिनेट b है, y कोऑर्डिनेट c है और z 0 है। ये इस बात को सेटिस्फाई कर रहा है, यस कर रहा है। ये कहां पर पॉइंट है, ये पॉइंट जो है वो एक्स वाई प्लेन में है। अब आपको बोल रहे हैं कि z, कुछ z के बारे में नहीं बोला, तो z कैन बी एनी रियल नंबर, x और y मत चेंज करो। अगर x नहीं चेंज करना चाहते हो तो x एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, y अगर कांस्टेंट रखना चाह रहे हो तो y के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा, तो आपको x और y के परपेंडिकुलर मूव करना पड़ेगा। तो ये है लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ x एंड y एक्सिस। और अभी थोड़ी देर पहले मैंने क्या बताया था कि एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन, दो एक्सिस एक्स और वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर लाइन का मतलब एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर, तो एक्स वाई प्लेन के परपेंडिकुलर लाइन जो जेड के पैरेलल जा रही है, ऐसे
पैरेलल टू जेड। कहाँ जा रही है? कहीं भी जा रही हो, उससे मेरे को क्या मतलब है, ऊपर भी जा सकती है नीचे भी जा सकती है जेड के पैरेलल। तो ये जो है तुम्हारा इस प्लेन के, ये जो प्लेन आप देख रहे हो ना एक्स वाई प्लेन, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, बस ये समझ लेना, इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, पैरेलल टू जेड एट अ फिक्स डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई। तो ये डिस्टेंस जो है ये कितनी है साहब? y से डिस्टेंस कितनी है? c है। और x से डिस्टेंस कितनी है? y से डिस्टेंस b है और x से डिस्टेंस कितनी है? c है। क्योंकि x से डिस्टेंस जो होती है वो y कोऑर्डिनेट होता है और y से डिस्टेंस जो होती है वो x कोऑर्डिनेट होता है। तो ये हो गया तुम्हारा b और ये हो गया c, ये बी सी, और यहाँ से पकड़ने जेड कुछ भी हो सकता है। जेड यहाँ जाएंगे जेड बढ़ता जाएगा, ऊपर पॉजिटिव की तरफ जेड बढ़ता रहेगा और नीचे जाएंगे तो जेड नेगेटिव में बढ़ता रहेगा। तो लाइन परपेंडिकुलर टू बोथ एक्स वाई एक्सिस, तो हमने लिखा ऐसे लिख दो, देयरफॉर इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स वाई प्लेन पासिंग थ्रू बी कॉमा सी कॉमा 0। ये हो गया। तो हमने ए हो गया, बी हो गया, सी हो गया, ए समझ में आ गया, बी समझ में आ गया, सी समझ में आ गया। डी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 0, तो जेड एक्सेस, वेरी गुड, जेड एक्सेस है, दिस इंप्लाइज यही पहला वाला है, तो जेड एक्सेस है। सी स्क्वायर का सम 0, मतलब एक्स इक्वल टू ए एंड जेड इक्वल टू सी, वाई कैन बी एनीथिंग। तो एक्स ए है और जेड पर सी है, तो हमने लिखा ए 0 सी, और यहां से y के पैरेलल एक लाइन होगी ऐसे। तो ये क्या रहे, इट इज अ लाइन परपेंडिकुलर टू जेड एक्स प्लेन पासिंग थ्रू a कॉमा 0 कॉमा सी। ठीक है, तो ये जो पाथ मिल रहा है ना, ये वाला पाथ, ये पाथ हमारा वो वाला पाथ है जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं, ऐसे। तो y एक्सिस के पैरेलल होगा और जेड एक्स प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। ठीक है जी, क्लियर है? क्लियर है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट एक्स वाई जेड फ्रॉम द फॉलोइंग लोकाई। एक्स वाई जेड पॉइंट का एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है, वाई से क्या डिस्टेंस है, जेड एक्स प्लेन से क्या डिस्टेंस है, एक्स वाई प्लेन से क्या डिस्टेंस है, प्लेन पैरेलल टू वाई जेड प्लेन से क्या डिस्टेंस है, लाइन पैरेलल टू जेड एक्सिस से पासिंग थ्रू बी सी 0 से क्या डिस्टेंस है। तो एक्स वाई जेड पॉइंट का अगर आप पैरेलल टू एक्स एक्सिस से क्या डिस्टेंस है ये जानना चाह रहे हो, तो आपको ऐसे सोचना पड़ेगा। कि भाई ये पॉइंट और ये पॉइंट एक्स वाई जेड है, ये एक्स वाई 0 है, ये एक्स 0 0 है। तो मैं बोलूँगा कि ये डिस्टेंस आपसे मांगा जा रहा है, ये डिस्टेंस क्या है। तो ये डिस्टेंस समझने के लिए बेटा आपको 3 डायमेंशनली देखना होगा इस ट्रायंगल को। अब इस ट्रायंगल में कौन सा एंगल 90 है, तो इस ट्रायंगल में जो एंगल 90 है वो ये वाला एंगल है, ये एंगल 90 है, ये पाई/2 है। ठीक है जी। और ये डिस्टेंस तुम्हारी ओपी है, तो ये तो आपको पता ही है कि ये है अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये है तुम्हारा x, तो ये निकाल सकते हो पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। ये a मान लो, है ना, और ये m मान लो, तो क्या बोलोगे भाई,
इन ट्रायंगल OAP। पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो आएगा OP स्क्वायर इज इक्वल टू OA स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर, एंड देयरफॉर हमें चाहिए AP स्क्वायर, तो AP स्क्वायर इज इक्वल टू OP स्क्वायर माइनस OA स्क्वायर, and OP square is x square plus y square plus z square minus x square. It is root of y square plus z square. तो x एक्सिस से डिस्टेंस तो y और z कोऑर्डिनेट के स्क्वायर का सम, ऐसे रूट y स्क्वायर प्लस z स्क्वायर। y एक्सिस से डिस्टेंस रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस z स्क्वायर, y नहीं रहेगा। z एक्सिस से डिस्टेंस निकालेंगे z एक्सिस से तो आएगा रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो ऐसे आप देख सकते हो इन सब चीजों को, ठीक है। एक फंडामेंटल बात याद रखना कि x के परपेंडिकुलर चलेंगे तो x कोऑर्डिनेट नहीं चेंज होगा, y एक्सिस के परपेंडिकुलर y चेंज नहीं होगा, z के परपेंडिकुलर z नहीं चेंज होगा। मतलब ये दोनों पॉइंट का z कोऑर्डिनेट सेम है, इसलिए ये है 0 0 z, क्योंकि z के परपेंडिकुलर गए। ये दोनों पॉइंट का y सेम होगा, ये परपेंडिकुलर है, ये है 0 y 0। ठीक है जी। तो जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस क्या है, तो जेड एक्स प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, जेड एक्स प्लेन ये वाला प्लेन है, ये वाला प्लेन, तो इससे डिस्टेंस क्या होगा, तो ये कितना है, ये बोलो मॉड वाई, ऐसे बोलो तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा, तो y कोऑर्डिनेट 0 होगा, और जेड एक्स के परपेंडिकुलर गए हैं तो x और z तो वही रहेगा, तो x 0 z और x y z इनके बीच ये डिस्टेंस क्या है, तो y माइनस 0 का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर का रूट अंडर रूट y स्क्वायर क्या होता है, मॉड y। एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस ये है मॉड z। yz प्लेन से डिस्टेंस क्या होगा, yz प्लेन से ये डिस्टेंस है क्या होगी, मॉड x। तो किसी भी पॉइंट का एक्स वाई प्लेन से डिस्टेंस मॉड z, yz से तो ऐसे लिखो d ऑफ p फ्रॉम एक्स वाई प्लेन क्या होगा, मॉड z। डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम yz प्लेन क्या होगा, मॉड, बोलो yz है, yz मॉड x, एंड डिस्टेंस ऑफ पॉइंट p फ्रॉम zx प्लेन क्या होगा, मॉड y। तो ये भी क्लियर है सब। ऐसे ही प्लेन पैरेलल टू yz प्लेन एट अ डिस्टेंस d फ्रॉम x yz प्लेन, बोलो E और F का आंसर बोलो। yz के पैरेलल d डिस्टेंस पर कोई प्लेन है ऐसे, और उस प्लेन से हमें एक्स वाई जेड की डिस्टेंस चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बोला कि अगर एक्स वाई जेड हमारा कोई पॉइंट है तो एक्स वाई जेड पॉइंट का परपेंडिकुलर अगर इस प्लेन में ड्रॉप करेंगे, इस वाले प्लेन में जो वाई जेड के पैरेलल है और डिस्टेंस उसका डी है, तो इस प्लेन का इक्वेशन क्या होगा, वाई जेड के पैरेलल है डी तो एक्स इक्वल टू डी हो गया। मतलब है कि ये पॉइंट की बात करो और ये पॉइंट की बात करो, ये हमारा P है एक्स वाई जेड, और इस पे हमने जो परपेंडिकुलर ड्रॉप किया इस वाले प्लेन में, तो उसका वाई जेड, हाँ जी, उसका पहली बात है इस पॉइंट अगर मान लो फुट ऑफ परपेंडिकुलर A है तो A का कोऑर्डिनेट क्या होगा ये बताओ,
तो वाई जेड के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हैं, तो वाई और जेड तो चेंज नहीं होगा, तो ये हो जाएगा तुम्हारा डी, और ये हो जाएगा वाई, ये हो जाएगा जेड। तो ये दोनों पॉइंट का बीच का डिस्टेंस क्या होगा? तो ऑब्वियसली वाई माइनस डी का, सॉरी एक्स माइनस डी का होल स्क्वायर प्लस जीरो का रूट, दैट इज इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स माइनस डी। तो ये हो गया पॉइंट का वेरियस प्लेन से डिस्टेंस। अब इसके बाद में एक लास्ट पॉइंट है कि किसी पॉइंट का ये लाइन से डिस्टेंस क्या होगा। लाइन है BC0, मतलब ऐसे एक जेड एक्सिस के पैरेलल एक लाइन है ना? कहां से पास कर रही है? तो एक पॉइंट है B,C,0 यहां से पास कर रही है, और ये जेड एक्सिस के पैरेलल है। अब एक पॉइंट है हमारा XYZ, यहां पर लिख दिया मैंने, P पॉइंट है हमारा XYZ। अब बेटा एक बात बताओ, इस लाइन पर x और y तो फिक्स्ड है। अगर मैं P पॉइंट से इस लाइन की डिस्टेंस चाहता हूं, तो P पॉइंट से इस लाइन पर मुझे परपेंडिकुलर ड्रॉप करना पड़ेगा, ऐसे। ये लाइन, इट इज द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम P टू दिस लाइन। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर मान लो m है, तो ये बिकॉज 90 डिग्री है, तो ऑब्वियस ही बात है कि इस पॉइंट का x और y कोऑर्डिनेट तो b और c ही रहेगा। z कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो बिकॉज ये लाइन z के पैरेलल है ना? लाइन z के पैरेलल है, और लाइन के परपेंडिकुलर मतलब z के परपेंडिकुलर, तो p से m जाने में आप z एक्सिस के परपेंडिकुलर मूव कर रहे हो। z के परपेंडिकुलर मूव करने पर z कोऑर्डिनेट चेंज नहीं होता, तो इसका z और इस पॉइंट का z सेम होगा। तो ये फुट ऑफ परपेंडिकुलर m का जो z कोऑर्डिनेट z होगा, तो ये XYZ है, ये BCZ है। तो अब मुझे बताओ कि ये सेपरेशन क्या होगा? तो डिस्टेंस फॉर्मूले से सेपरेशन निकाल लो, तो ये डिस्टेंस जो आएगी वो PM आएगी, है ना? एज पर द डायग्राम PM क्या होगा? तो रूट ऑफ, बोलो, x माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस y माइनस सी का होल स्क्वायर, और z माइनस जेड तो 0 हो जाएगा। तो ये आंसर आ गया आपका। यस, तो आपको जो है वो 3 डायमेंशनली विजुअलाइजेशन क्लियर आना चाहिए, वो होगा तो अपने आप सारा कुछ मैनेज हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आज की क्लास यहीं पर एंड करते हैं। कल जो है हम लोग अब डिस्टेंस और सेक्शन फार्मूला पे क्वेश्चंस कल की क्लास से करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस कल का मतलब डिस्कशन का स्कोप होगा डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशंस। तो सेक्शन फार्मूला के एप्लीकेशन, डिस्टेंस फार्मूला के एप्लीकेशन, और फिर हम लोग स्ट्रेट लाइन इन द स्पेस पर चले जाएंगे। आपको बुकलेट में क्वेश्चन मिल जाएंगे बेटा, ये कल रिवीजन करके कर लेंगे, कोई बात नहीं है। ठीक है ना? तो आपको अब जैसे आज जो कुछ मैंने डिस्कस किया उसमें फर्स्ट एक्सरसाइज जो है आपकी पहली एक्सरसाइज, वो 3D ज्योमेट्री की फर्स्ट एक्सरसाइज कर जाएंगे आप देख लो। आई थिंक मैंने शेयर कर दिया था, आपको नहीं है तो अभी मैं शेयर कर देता हूँ चेक करके। तो 3D ज्योमेट्री की बुकलेट की पहली एक्सरसाइज के सवाल कर जाओ, दैट्स इट। ओके बेटा, तो इस सेशन को यहीं पर मैं एंड कर रहा हूँ।